अस्सलाम वालेकुम। हम सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट टाइम हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने जनरल टर्म फाइंड की थी जिसको हम कहते हैं ए एन इज़ इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम सीक्वेंस की किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास ए वन और डी दिया गया हो। ठीक है, तो इसी से लेके एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन है वो मैं सिंप्लीफाई करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेरे पास एग्जांपल है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन AP if A1 is equal to 11, AN is equal to 68 और D is equal to 3। तो क्वेश्चन ये है कि हमने nth टर्म फाइंड करनी है, मतलब कि किस नंबर पे जाके ये वाला नंबर हमारे पास 68 आता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम ये सिंप्लीफाई करेंगे, जो जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे तो हमारे पास सीधा सा जवाब आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है ये। तो यूजिंग सॉल्यूशन यूजिंग जनरल फार्मूला या जनरल टर्म फॉर AP, ठीक है, वो हमारे पास ए एन इज़ इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है वो ए वन 11 है और ए एन 68 है और डी हमारे पास 3 है। आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि हमने देखना है कि 68 जो है वो किस नंबर पे टर्म आ रही है। ठीक है, मतलब ये कि 68 जो सीक्वेंस में आ रहा है वो सीक्वेंस में किस प्लेस पे आ रहा है, कितने नंबर पे आ रहा है। ठीक है, हमने वो नंबर फाइंड करना है। अगर हमारे पास 11 फर्स्ट टर्म है तो उसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है, डी इज़ इक्वल टू 3 कॉमन डिफरेंस है, मतलब ये कि हर पिछली टर्म में 3 को जमा करने से अगली टर्म आती है। तो हमने ये देखना है कि हम कितने नंबर तक इसको जमा करेंगे तो हमारे पास 68 आ जाएगा, यानी कि n की वैल्यू देखनी है कि n हमारे पास क्या होगा जिसके लिए ए एन 68 आएगा, वो हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं इन तीनों वैल्यूज़ को जनरल फार्मूला या जनरल टर्म ऑफ AP में पुट कर देंगे। तो ए एन हमारे पास 68 है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 68 पुट कर देंगे। ए वन 11 है प्लस एन की वैल्यू नहीं दी गई, वो हमने फाइंड करनी है, और डी हमारे पास 3 है। तो ये सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे 68 माइनस 11 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 11 इक्वालिटी के दूसरी तरफ इस तरह से आ जाएगा। तो 57 इक्वल टू 3n माइनस 3। तो 3n इज इक्वल टू 57 प्लस 3 हो जाएगा। ये 3 जब इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाएगा तो 57 प्लस 3 हो जाएगी, 60 आ जाएगा। तो 3n इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। दोनों तरफ 3 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास n इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो मतलब ये है कि ए एन इज इक्वल टू 68 जो है वो 20वीं टर्म है जिसमें 68 आ रहा है सीक्वेंस में। ठीक है जी, तो ये रिक्वायर्ड वैल्यू थी यानी कि हमने फाइंड कर ली। तो इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास जनरल फार्मूला यही वाला यूज़ होगा, इसी को यूज़ करते हुए हमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन पूछने का अंदाज डिफरेंट है, यहाँ पे ए वन ए एन और डी दे के यहाँ पर एन पूछा जा रहा था कि कितने नंबर पे ये टर्म आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टर्म्स दी गई होंगी और पूछा जाएगा कि 2 टर्म्स देगी, तीसरी टर्म पूछी जाएगी कि कौन सी टर्म है ये, इसका क्या जवाब है। तो स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं यहाँ पर, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। तो इफ़ द फिफ्थ term of an AP is 21 and 18th term of AP is 60, then find 14th term। ठीक है जी, क्वेश्चन है ये। इसमें फिफ्थ टर्म उसने दी हुई है AP की 21 है, 18वीं टर्म उसने दी है 60 है, देन फाइंड दी 14th टर्म। ठीक है जी, तो हमने जो गिवन हमारे पास डेटा था उसको लेके हमने 14th टर्म फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जनरल टर्म ऑफ AP, जनरल टर्म ऑफ AP ये हमारे पास जो है थ्रू आउट यूज़ होनी है। जहाँ पे भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात होगी तो जनरल टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारे पास हमेशा यही यूज़ होना है। ठीक है, ये फार्मूले को अच्छी तरह याद कर लें।
ताकि एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। तो जो गिवन डेटा उसको लिखते हैं यहाँ पर A5 जो है वो हमारे पास 21 है। फिफ्थ टर्म को हम ऐसे लिखते हैं जो कि हमारे पास 21 है। A18 इज़ इक्वल टू 60। 18वीं टर्म को हम इस तरह से लिखेंगे एंड A14 जो है ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो गिवन डेटा को हमने यूटिलाइज़ करना है 14th टर्म फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे आप अगर गौर से देखें तो हमारे पास A5 और A18 टर्म दी गई है। तो अब इस जनरल फार्मूले को यूज़ करते हुए हम A5 और A18 की वैल्यू निकालेंगे। A5 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं जी, जनरल टर्म में हम n की जगह पे 5 पुट कर देते हैं। तो A5 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 4D। ठीक है, एक वैल्यू A5 की हमें ये दी गई है, दूसरी वैल्यू A5 की हमने जनरल टर्म को यूज़ करते हुए निकाली। इसी तरह से A18 की भी निकालेंगे। n में हम 18 पुट करेंगे। A18 इज इक्वल टू A1 प्लस 17D। एक वैल्यू A18 की हमारे पास ये गिवन है और दूसरी हमने जनरल टर्म को यूज़ करते हुए निकाली। तो इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रखेंगे, मतलब ये कि A5 की जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें। From 1 and 2 applying general term, applying from general term we have। ठीक है जी, तो A5 की जगह पे हम लिख देंगे A1 प्लस 4D और इक्वल टू 21 आ जाएगा। यहाँ पे A18 की जगह पे हम A1 प्लस 17D इज इक्वल टू 60 लिख देंगे। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी जो कि इस तरह से बन जाएंगी। A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 21, A1 प्लस 17D इज इक्वल टू 60। ये क्वेश्चन 3 और ये क्वेश्चन 4। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए A1 और D निकालना है, क्योंकि हमने लास्ट पे फाइंड जो करना है वो A14 फाइंड करना है। तो A14 जो होता है वो जनरल टर्म से अगर n की जगह पे 14 लगाएं, जनरल टर्म में n की जगह पे 14 लगाएं तो A1 प्लस 13D है। तो A14 फाइंड करने के लिए हमें A चाहिए होगा और D चाहिए होगा। A1 और D जो है इसको फाइंड करने के लिए हमें जो दिया गया डाटा है वो ये दिया गया A5 इज इक्वल टू 21 और A18 इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब ये जो दो अननोन है, इन दो अननोन को फाइंड करने के लिए हमें ये दो टर्म्स दी गई हैं, इनको यूज़ करते हुए हमने A1 और D फाइंड करना है। तो A1 और D फाइंड करने के लिए हमारे पास A5 की वैल्यू A1 प्लस 4D जनरल टर्म से आई। A18 की वैल्यू A1 प्लस 17D ये भी जनरल टर्म से आई। तो अब इस तरह से हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने A1 और D फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को अगर माइनस कर दें तो ये सिंबल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो A1 पॉजिटिव, या मैं नीचे लिख देता हूँ दोबारा से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास D की वैल्यू आएगी। A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 21, A1 प्लस 17D इज इक्वल टू 60। तो जो रकम हम माइनस कर रहे होते हैं उसका सिंबल चेंज होता है। तो हम ये माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर A पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास जो बचेगा 4D माइनस 17, तो इसका मतलब माइनस 13D आ जाएगा। यहाँ पे 21 माइनस 60 है, तो 21 में से माइनस 60 करें तो ये इस तरह से माइनस 60 प्लस 21, ये इस तरह से होगा। बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस होगी और सिंबल बड़ी रकम का यानी कि 60 वाला आएगा, तो ये माइनस आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों के साथ माइनस सिंबल है तो वो कैंसिल हो जाएगा। 13D इज इक्वल टू 39 और D इज इक्वल टू 3। दोनों तरफ 3 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास D की वैल्यू 3 आ गई। अब D की जो वैल्यू है इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में आप पुट कर दें तो A1 की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 3। तो A1 प्लस 4D की जगह पे 3 पुट कर देंगे इक्वल टू 21 आ जाएगा। A1 प्लस 4 3 ज़ार 12 इक्वल टू 21। तो A1 इज इक्वल टू 21 माइनस 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। A1 इज इक्वल टू 9। तो A1 की वैल्यू भी आ गई और D की वैल्यू भी आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने A14 फाइंड करना है जो कि रिक्वायर्ड था।
ठीक है। तो A14 फॉर A14 पुट n इज इक्वल टू 14 इन जनरल टर्म ऑफ AP, ठीक है। तो N14 जनरल टर्म में फाइंड करने के बाद हमारे पास A14 इज इक्वल टू A1 प्लस 13D आ जाएगा। A1 की वैल्यू हमारे पास 9 है और 13D की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो 9 प्लस 13 3 बार 39, तो ये 48 आ जाएगा। तो A14 जो है वो 48 आएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है जी। तो क्वेश्चन दोबारा से मैं एक बार स्टेटमेंट दिखाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन में हमें A15 और A18 दिया हुआ था, ठीक है। A15 और A18 को हमने जनरल टर्म में n की वैल्यू पुट करके एक जो है हमारे पास A5 उसने खुद दिया था क्वेश्चन में, एक 5 हमने जनरल टर्म को यूज़ करते हुए बनाया, तो दोनों A5 को बराबर रख दिया। इसी तरह से एक A18 उसने क्वेश्चन में दिया था और एक A18 जो है वो हमने खुद से बनाया जनरल टर्म ऑफ AP को यूज़ करते हुए। तो इन दोनों इक्वेशन को बराबर रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 आ जाएगा, यानी कि A1 प्लस 4D और A1 प्लस 17D, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज़ किया, यूज़ करने के बाद D और A1 फाइंड किए, तो जो कि हमें चाहिए थे A14 को फाइंड करने के लिए। तो ये हमारे पास इस तरह से ये A14 आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन डिफरेंट इसी तरह से हैं, मिलते जुलते इससे। उसमें मैं सिर्फ जनरल जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। A1 प्लस n-1D, ठीक है। अगर क्वेश्चन हो फाइंड जनरल टर्म ऑफ AP, ठीक है। आप किसी AP के आपने जनरल टर्म फाइंड करनी है तो उसमें आप A1 पुट A1 एंड D, ठीक है। A1 और D उसमें पुट कर देंगे तो वो जनरल टर्म बन जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास AP दिया हुआ है 1 2 माइनस एक्स 3 माइनस 2x तो सो ऑन। अब इसमें AP में A1 हमारे पास है 1, D जो है D कैसे कैलकुलेट करेंगे, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दें या तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म माइनस कर दें, यानी कि किसी भी दो साथ साथ वाली टर्म में से एक दूसरे को माइनस कर दें, बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस कर दें। तो मैं तीसरी में से दूसरी माइनस करूँ, 3 माइनस 2x माइनस A2 आ जाएगा, यानी कि 2 माइनस एक्स, ठीक है। ये हम D फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं AN माइनस 1, मतलब ये कि अगर कोई बड़ी टर्म है उसमें से उससे पिछली टर्म माइनस, मतलब ये मैंने जो अभी किया है वो A3 माइनस A2 किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी बड़ी टर्म को उससे पिछली टर्म में से माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड टर्म को मैंने थर्ड टर्म में से माइनस किए सेकंड टर्म को, तो 3 माइनस 2x माइनस 2 प्लस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 2x प्लस एक्स मिलके ये बन जाएगा माइनस एक्स बन जाएगा। तो D हमारे पास ये आ जाएगा। A1 ये है, D ये है। तो इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है, तो जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस ये सीक्वेंस है, ठीक है। जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंसेस, तो AN इज इक्वल टू A1 की जगह पे 1 आ जाएगा। मैं पहले फार्मूला A1 प्लस n-1D, ठीक है, ये फार्मूला है। तो इसमें A1 की जगह पे 1 आ जाएगा प्लस n-1D की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा अंदर इसके साथ, तो 1 प्लस n इंटू 1 माइनस एक्स और माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये ब्रैकेट्स ओपन होंगे, 1 प्लस n माइनस एन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। तो x वाली टर्म इकट्ठी कर लें, बाकी टर्म्स इकट्ठी कर लें, तो ये आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये। तो n माइनस एन एक्स प्लस एक्स, तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। इसको इसी तरह से रहने दें बेशक, ये ठीक है, n माइनस एन एक्स प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई। तो इस तरह से जो जनरल टर्म ऑफ AP है उसको यूज़ करते हुए हम किसी भी सीक्वेंस की जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं, उसमें A1 और D की वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है। तो एग्जांपल्स मैंने करवा दी हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अरिथमेटिक मीन है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद अरिथमेटिक मीन, जिसको सिंपली हम AMB कहते हैं, ठीक है जी। पहले डेफिनेशन इसकी लिखते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट
A and B be two numbers, then a number capital A is said to be arithmetic mean between A and B if A capital A B are in AP. This implies that thus A minus A is equal to B minus A. तो 2A इज इक्वल टू A प्लस B और A इज इक्वल टू A प्लस B और ये 2, ठीक है। डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूँ मैं। लेट A एंड B बी टू नंबर्स, अगर A और B दो नंबर्स हों देन A नंबर, यहाँ पर एक कैपिटल A वाला नंबर जो है इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। इन दो नंबर्स के दरमियान में कैपिटल A जो है वो अरिथमेटिक मीन कहलाएगा इफ़ A कैपिटल A B आर इन AP, ठीक है। तो इतनी बात होने के बाद आर इन AP का मतलब है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। किसी भी सीक्वेंस का अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के बाद फिर उसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम को यूज़ करते हुए हम सिंप्लीफाई नेक्स्ट करेंगे। अब A कैपिटल A और B आर इन AP का मतलब ये है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, उस रिलेशन को हम यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। जब ये AP में है तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें प्लस D करना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए फिर इसमें प्लस D करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं सेकंड टर्म में से पहली टर्म माइनस करूँ तो D आएगा और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करूँ तब भी D आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि किसी भी बड़ी टर्म में से उसे पिछली टर्म माइनस करने से हमारे पास D की वैल्यू आती है। तो यहाँ पर ये बड़ी टर्म A2 है, A2 में से A1 माइनस करते हैं तो हमारे पास D की वैल्यू आएगी। इसी तरह से A थर्ड में से A2 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास D की वैल्यू आएगी, ठीक है। अरिथमेटिक होने का मतलब ये है, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अरिथमेटिक मीन प्रोग्रेशन में होने का मतलब ये है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो इसका मतलब है D एक हमारे पास ऐसे आएगा A माइनस कैपिटल A और दूसरा D हमारे पास इस तरह से भी लिख सकते हैं B माइनस कैपिटल A, ठीक है। मतलब ये कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें तब भी D ही आना है, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दें तब भी D ही आना है। तो ये दोनों D हैं, इन दोनों D को हमने यहाँ पर इक्वल रखा, ठीक है। इक्वल रखने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया और कैपिटल A की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हुए हम किसी भी दो नंबर्स के दरमियान में अरिथमेटिक मीन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई करते हैं, एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल है फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन √2 एंड 3√2, ठीक है। तो इनके दरम्यान में अरिथमेटिक मीन फाइंड करना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारे पास A है और ये हमारे पास B है, A B, ये हमारे पास √2 है और ये 3√2 है। यहाँ पे डेफिनेशन में पहले यही लिखा था कि अगर स्मॉल a और b हमारे पास दो नंबर्स हैं देन अ नंबर कैपिटल A इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B इफ़ दिस इज़ इन AP। तो इसका मतलब हमें इस तरह की कोई शक्ल बनानी है ताकि वो AP में आ सके, ठीक है। उसमें जो ये A और ये B है ये गिवन है, तो हमने इन A और ये इस B के दरमियान में जो अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है उसको कैपिटल A से डिनोट करेंगे। तो ये हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है जी। तो ये ए स्मॉल ए और ये स्मॉल बी गिवन है, तो इनको यूज़ करते हुए हमने इन दोनों नंबर्स के दरमियान में अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक हो गया। तो इसका भी हमने पीछे डेफिनेशन में फार्मूला पढ़ा था कि दो नंबर्स के दरमियान में अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि AM इज इक्वल टू A प्लस B/2। ये अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हुए हमने अरिथमेटिक मीन सिंपली कैलकुलेट कर लेना है। तो A की वैल्यू हमारे पास थी √2 प्लस B की वैल्यू है √3 3√2 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये 3√2 और ये 2 एक बार, ये
1 बार है और ये 3 बार है, तो ये दोनों मिलके 4 बार हो जाएंगे और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2√2 आ जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन बिटवीन √2 एंड 3√2 इज़ 2√2। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि हम किसी दो नंबर्स के दरमियान में सिर्फ एक ही अरिथमेटिक मीन फाइंड करें, हम एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि हम किसी भी दो नंबर्स के दरमियान में एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है मेरे पास, क्वेश्चन फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 30। ठीक है, तो जैसा पीछे जो क्वेश्चन है इसमें हमने एक अरिथमेटिक मीन फाइंड किया था इन दो नंबर्स के दरमियान में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें 2 और 30 के दरमियान में हमें 6 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अरिथमेटिक मीन्स में हम डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर अरिथमेटिक मीन हो तो उसको हम एपी में लिख सकते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को यूज़ करते हैं यहाँ पर कि इसके दरमियान में 2 और 30 के दरमियान में हमने 6 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं और वो एपी में होंगे। ठीक है, तो एपी में हम इस तरह से कुछ लिखते हैं। अरिथमेटिक मीन्स को A1 A2 A3 से डिनोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कैपिटल A1 A2 A3 A4 A5 और A6। ठीक है, तो ये 6 अरिथमेटिक मीन आ गए 2 और 30 के दरमियान में, जो कि एपी में होंगे, आर इन एपी। ठीक है, तो ये हमने अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन के मुताबिक लिखा, जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया था, ये बिटवीन ए एंड बी इफ़ दिस इज ए पी। ठीक है, तो हम इसको ए पी में कहते हैं। अब इस चीज़ को यूज़ करना है कि एक टर्म हमारे पास ये आ गई, दूसरी टर्म हमारे पास ये आ गई, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं, टोटल हमारे पास जो टर्म्स आ गई हैं ये 8 हो गई। दो नंबर्स हमें गिवन 2 और 30, इन 2 और 30 के दरमियान हमें 6 टर्म्स और फाइंड करनी है, तो टोटल मिला के ये 8 टर्म हो गई। तो ये सीक्वेंस की 8 टर्म हो गई। ठीक है, सीक्वेंस की टर्म को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास A1 है, ये हमारे पास A2 है, ये A3 है, अप टू सो ऑन ये A8 है। ठीक है, तो कैपिटल ए जो है ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल ए जो है वो सीक्वेंस की टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि डी फाइंड करना है, जिसकी वजह से हम अगली टर्म्स फाइंड कर सकेंगे, क्योंकि सीक्वेंस में हम एक टर्म से अगली टर्म तक जाने के लिए कॉमन डिफरेंस का यूज़ करते हैं। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो एक बार हम डी फाइंड कर लें तो हम सारी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये जो हमारे पास हैं इन टर्म्स को यूज़ करेंगे। A1 हमारे पास 2 है और A8 जो हमारे पास नाउन वैल्यू है वो 30 है। ठीक है, A8 को जनरल टर्म में लिखेंगे, सॉरी A1 को जनरल टर्म में लिखें तो A1 ही आएगा इसमें, क्योंकि D इंक्लूड नहीं होता फर्स्ट टर्म में। अगर A8 की बात करें जनरल टर्म ऑफ AP को यूज़ करते हुए, तो जनरल टर्म ऑफ AP हमारे पास ये था A1 प्लस n-1D। ठीक है, एक A8 हमारे पास ये है, दूसरा A8 हम जनरल टर्म से कैलकुलेट कर लेंगे, तो A8 हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 7D। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो A8 है इसकी जगह पे A1 प्लस 7D लिख देंगे, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज डेट A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो अब इसमें से हमारे पास जो वैल्यू मौजूद हैं वो पुट करते हैं। अगर गौर से देखें तो हमारे पास A1 मौजूद है, तो A1 की वैल्यू 2 प्लस 7D इज इक्वल टू 30 और 7D इज इक्वल टू 28 आ जाएगा और D हमारे पास आ जाएगा 4। तो A1 हमारे पास पहले से मौजूद था, A8 को और A1 को यूज़ करते हुए हमने D फाइंड कर लिया। अब A1 और D को यूज़ करते हुए हम अरिथमेटिक मीन्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस की ये दूसरी टर्म है, अरिथमेटिक मीन पहला है, इसको हम ऐसे लिखेंगे A2 इज इक्वल टू कैपिटल A1। कैपिटल A1 अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल A2 जो है वो सीक्वेंस की टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। सीक्वेंस वाइज ये दूसरी टर्म होगी, अरिथमेटिक मीन वाइज ये फर्स्ट टर्म होगी। तो इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि A1 प्लस D करते हैं हम, पिछली टर्म में अगली टर्म
पिछली टर्म में डी जमा करके हम अगली टर्म फाइंड करते हैं। तो ये आ जाएगा इस इक्वल टू, इसको इसके रेफरेंस से देखें, A2 के रेफरेंस से देखें। A2 हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, A1 में D जमा करते हैं, ठीक है। तो ये A1 हमारे पास 2 है और D हमारे पास 4 है, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सीक्वेंस की थर्ड टर्म है, अरिथमेटिक मीन दूसरा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे A3 इज इक्वल टू A2 इक्वल टू। तो अब इसको A3 को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सीक्वेंस की जो दूसरी टर्म है उसमें D जमा करते हैं। सीक्वेंस की दूसरी टर्म ये है, इसमें D जमा करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी, ठीक है। या फिर आप जनरल टर्म में से भी वैल्यू लगा सकते हैं। तो मैं सीक्वेंस की दूसरी टर्म में D जमा कर रहा हूँ। सीक्वेंस की दूसरी टर्म ये A2 प्लस D ऐसे आ जाएगा। A2 हमारे पास क्या था, 6 था। D की वैल्यू क्या है, 4 है, तो ये दोनों मिलके 10 हो जाएंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं लिख रहा हूँ जनरल टर्म में से, इसमें से A3 की वैल्यू निकालते हैं। A3 3 को इस जनरल टर्म में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा A1 प्लस 2D, तो वो भी यही आएगा। A1 की वैल्यू 2 है, जमा 2 4, ये 4 D की वैल्यू है, ये 2 इस वाले 2 की जगह पे आ गए और ये A1 की जगह पे 2 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 10 ही आएगा, ठीक है। आप फर्स्ट टर्म में D जमा कर लें या फिर पिछली टर्म में D जमा करके अगली टर्म बना सकते हैं, दोनों जो मेथड है दोनों ठीक हैं। तो अब दो अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड कर ली, A1 और A2। अब थर्ड अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो उसके लिए ये सीक्वेंस वाइज चौथी टर्म है और अरिथमेटिक मीन वाइज थर्ड टर्म है। तो ये A4 इज इक्वल टू कैपिटल A3 आ जाएगा। तो इससे इसमें पिछली टर्म में D को जमा कर देंगे। पिछली टर्म हमारे पास 10 आई थी, तो 10 प्लस D जो है वो 4 जमा कर देंगे, ये 14 हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो A5 इज इक्वल टू A4 सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म और अरिथमेटिक मीन की चौथी टर्म, तो ये आ जाएगी, इसमें हमने D को जमा कर देना। 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 18। A6 A5 यानी कि सीक्वेंस की सिक्स टर्म और अरिथमेटिक मीन की फिफ्थ टर्म, तो इसमें हम D जमा कर देंगे। 18 प्लस 4 इज इक्वल टू 22। तो सीक्वेंस की हमारे पास सेवन्थ टर्म है और अरिथमेटिक मीन की सिक्स टर्म है, तो इसमें हम 4 को जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा 22 प्लस 4 26, ठीक है। तो आगे सीक्वेंस की आठवीं टर्म जो है हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी, A8 जो है वो 30 है, ये गिवन है यहाँ पे। तो जो रिक्वायर्ड हमारे पास 6 अरिथमेटिक मीन्स थे वो हमने फाइंड कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, यहाँ से A1 A2 A3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें 6 की जगह पे 8 10 4 5 जितने भी पूछे जाएंगे वो हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी पहले हम A1 को यूज़ करेंगे और अरिथमेटिक मीन ऐड करने के बाद टोटल टर्म जितनी भी होंगी उसको हम लेके इस तरह से इसको यहाँ तक D इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो A1 और फिर D को यूज़ करते हुए हम बाकी अरिथमेटिक मीन्स को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके बाद लास्ट पे हम लिख देंगे रिक्वायर्ड AMs आर, रिक्वायर्ड AM क्या है जी, A6 10 14, ये 14 18 22 और 26, ठीक है जी। तो ये 6 हमारे पास अरिथमेटिक मीन इस तरह से आ जाएंगे। तो इसी तरह से क्वेश्चन एक और है जिसमें हमारे पास अरिथमेटिक मीन दिए गए होंगे, हमने साइड वाली जो स्मॉल a और स्मॉल b वाली टर्म है वो फाइंड करनी है। मतलब ये कि ये कैपिटल A वाली टर्म्स हमें दी गई होंगी नेक्स्ट एग्जांपल में, और ये जो दो ये 30 वाली की जगह पे जो नंबर्स हैं इसको हमने फाइंड करना होगा, ये अननोन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखना है स्टेटमेंट से, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन की तादाद डिफरेंट हो सकती है, तो आप मेथड यही होगा। तो D फाइंड करने के बाद आप जितने मर्जी अरिथमेटिक मीन इसमें हो वो आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ 5 8 आर 2 अरिथमेटिक मीन बिटवीन A and B देन फाइंड A and B, ठीक है। तो अभी जो हमने लास्ट पे एग्जांपल की है वो इस तरह से थी कि A और B के दरमियान में A1 A2 अप टू जितने भी थे हमने वो फाइंड करे थे, ये वाले नंबर हमने फाइंड करे थे पिछली एग्जांपल में।
ठीक है। तो अब जो हमने करना है वो ये करना है कि हमारे पास A1 A2 अप टू AN और B ये गिवन होगा, ठीक है, गिवन। और ये हमने ये दोनों A और B जो है ये फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन स्टेटमेंट उसी तरह से है। इफ़ 5 एंड 8 आर टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, A और B के दरमियान में 5 और 8 दो अरिथमेटिक मीन हो तो फाइंड A और B। यानी कि इस तरह से A 5 8 B। पिछले क्वेश्चन में ये अननोन था, ठीक है, अब ये अननोन है, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो A और B को फाइंड करना है जबकि अरिथमेटिक मीन हमें गिवन है। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, ए और बी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है जी, हमें कॉमन डिफरेंस, बेसिक जो चीज़ है वो कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा, ठीक है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस अगर हम ऐड कर दें तो ये बन जाएगा, अगर इसमें से कॉमन डिफरेंस माइनस कर दें तो ये पिछली टर्म बन जाएगी, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की यही खास बात होती है ना। अरिथमेटिक मीन में हमने डेफिनेशन में ये बताया था कि अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। उसी चीज़ को यूज़ करते हुए हमने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया था डेफिनेशन में। तो अब उसी चीज़ को यूज़ करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ख़ास बात क्या होती है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो किसी भी दो टर्म्स को हम यूज़ करते हुए कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसी को यूज़ करते हुए हम अगली टर्म या पिछली टर्म बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें ज़रा कि इस टर्म में से अगली टर्म हमने बनानी है, ये हमारे पास पता है 8 है, ठीक है। 8 से अगली टर्म जो है वो b है, जो कि अननोन है, वो हमने फाइंड करना है। तो अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाए तो हम 8 से b बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाए तो हम 5 से a बना सकते हैं। मतलब ये कि कॉमन डिफरेंस इसमें से माइनस कर दें तो पिछली टर्म बनती है, अगर ऐड कर दें तो अगली टर्म बनती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो ये जो दो टर्म हमें दी गई हैं इनको यूज़ करते हुए हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं जी, अगली टर्म में से उससे पिछली टर्म फाइंड माइनस कर देते हैं। मतलब ये कि अगर nth प्लेस पे कोई टर्म है उसमें से माइनस कर देंगे an-1, मतलब इससे एक पिछली टर्म माइनस कर देंगे d फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे ये दो टर्म 5 और 8 दी गई हैं। तो d फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 में से 5 निकाल देंगे, यानी कि a ये कितनी प्लेस पे है, 1 2 3, a थर्ड में से a2 माइनस कर देंगे, ठीक है। सीक्वेंस के थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर देंगे, जो जवाब आएगा वो 3 आएगा। तो इसका मतलब d जो है वो हमारे पास 3 हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेस पे स्मॉल a है जो कि a1 है, सीक्वेंस का a1 है। a1 इज इक्वल टू a, सीक्वेंस का a1 बराबर है हमारे पास रिक्वायर्ड 1 है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि A2 में से, सीक्वेंस के A2 में से हम कॉमन डिफरेंस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास A आ जाएगा स्मॉल a, मतलब ये कि A2 माइनस D इक्वल टू A1 आएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है इधर, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो अब ये देखें, अगर सीक्वेंस की मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। अब देखें ज़रा कि कॉमन डिफरेंस इसमें से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी दो टर्म को माइनस कर दें। 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस ये जो d है इसको माइनस करते जाएं, अगली या पिछली टर्म बना सकते हैं। प्लस करेंगे तो अगली टर्म बनेगी, माइनस करेंगे तो पिछली टर्म बनेगी। यहाँ पर 1 में 2 जमा किया तो 3 बन गया, 3 में 2 जमा किया तो 5 बन गया, 5 में 2 जमा किया तो 7 बन गया। अब पिछली टर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि 7 में से 2 निकाले 5 बन गए, 5 में से 2 निकाले 3 बन गए, 3 में से 2 निकाले तो 1 बन गया, ठीक है। यानी कि आप किसी भी टर्म में से अगर d माइनस करते हैं तो वो उससे पिछली टर्म बनेगी। तो अब A2 में से d माइनस करें तो A1 बनेगा, ठीक है। तो A2 हमारे पास क्या है, 5 है, उसमें से d माइनस कर देंगे, d जो हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब A1 जो है वो हमारे पास 3 आ जाएगा, जिसको हमने स्मॉल a कहा हुआ, ठीक है। ये आगे पीछे लिखा गया। तो रिक्वायर्ड जो था स्मॉल a वो हमने फाइंड कर लिया जो कि 3 है, ठीक है। इसी तरह से अब b हमने फाइंड करना है, ये जो क्वेश्चन में दिया गया b, इसको फाइंड करना है। तो इसकी प्लेस देखते हैं सीक्वेंस में कौन सी, b इज इक्वल टू सीक्वेंस में किस प्लेस पे है, 1 2 3 4, चौथी प्लेस पे, तो A4 होगा, ठीक है। इसको हम सीक्वेंस वाइज A4 कहेंगे, और जो हमें पूछा गया या क्वेश्चन में जो नाम दिया गया वो b है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होंगे। तो अब हमने क्या करना है जी, सीक्वेंस की थर्ड टर्म में हमने d जमा कर देना, तो सीक्वेंस की फोर्थ टर्म बनेगी,
ठीक है, A3 प्लस D। A3 हमारे पास क्या है जी, A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो A3 हमारे पास 8 है, 8 में हम कॉमन डिफरेंस जो है वो जमा कर देंगे। A3 की जगह पे 8 आ जाएगा जमा, कॉमन डिफरेंस ये 3, तो ये 11 हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू A4 इज इक्वल टू 11। ये क्वेश्चन में दिया गया, ये सीक्वेंस वाइज ये फोर्थ प्लेस पे, और ये जो नंबर रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड A एंड B आर 3 एंड 11, ठीक है। तो इस तरह से हम अरिथमेटिक मीन को यूज़ करते हुए A और B भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद ये लास्ट एग्जांपल है जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ़ 2k+1 फर्स्ट टर्म, k² सेकंड टर्म और 2k² -7 आर इन AP, ये तीनों टर्म्स अगर AP में हो तो फाइंड k, ठीक है, k को फाइंड करना है। तो तीनों टर्म AP में होने का मतलब ये है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। इस कॉमन डिफरेंस सेम को ही लेके हम आगे चलेंगे। तो D1 हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, A3 -A2 सॉल्यूशन। इसको मैं पहले इस तरह से लिख रहा हूँ, A1 इज इक्वल टू 2k+1, A2 इज इक्वल टू k² और A3 इज इक्वल टू 2k² -7। ये तीनों टर्म्स को मैंने A1 A2 और A3 का नाम दे दिया क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो इसको हम इस तरह से नाम दे सकते हैं, यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा ऑटोमेटिकली। तो उस चीज़ को हम यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर एक D मैं ऐसे फाइंड कर रहा हूँ, इसको मैं D1 कह रहा हूँ, A3 -A2, तो A3 की वैल्यू 2k² -7 है, माइनस करेंगे A2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू 2k² है, तो 2k² में से ये k² माइनस होकर k² -7 आ जाएगा, ये D1 आ जाएगा। इसी तरह से एक और D मैं फाइंड कर रहा हूँ जिसको D2 कह रहा हूँ, उसको A2 -A1, तो A2 की वैल्यू हमारे पास ये k² माइनस A1 की वैल्यू जो है वो 2k+1, ठीक है, इस तरह से। तो ये k² -2k -1 हो जाएगा, ये D2 आ जाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको यूज़ करते हुए, एज गिवन टर्म्स आर इन AP देन D1 इज इक्वल टू D2, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो खास बात यही है कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो किसी भी दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस लेंगे तो वो सेम होना चाहिए। तो इस चीज़ को यूज़ करते हुए हमारे पास अब ये इक्वेशन बनेगी, D1 की कीमत ये और D2 की कीमत ये, इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे, k² -7 इज इक्वल टू D2 की वैल्यू k² -2k -1। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, k² से कैंसिल हो जाएगा, -2k -1 + 7 = 0। तो ये सारे नंबर रीअरेंज किए हमने, तो -2k + 6 = 0 और 2k इज इक्वल टू -6, k इज इक्वल टू -3। तो ये k की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में ऐड कर दिए जाएंगे। पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें से कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो भी मैं ऐड कर दूंगा। तो ये आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।